जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू मातृभूमि एलएस। चलिए दोस्तों, आज हम एक रसायन विज्ञान की एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले, क्योंकि आगामी परीक्षा रेलवे ग्रुप टी जैसे एनटीपीसी रेलवे द्वारा जो परीक्षाएं ली जाएंगी, ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये गत वर्षों में इनके ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनसे आने की बहुत प्रबल संभावना होती है। तो दोस्तों, इनसे रिलेटेड रसायन विज्ञान से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स उस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं दोस्तों, इनका अध्ययन करते हैं। चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। तो करते हैं दोस्तों शुरुआत। परमाणु परमाणु अति सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। जो परमाणु होते हैं बहुत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। आगे देखते हैं, परमाणु के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। इसके 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। आगे देखते हैं, एक्स किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। नेक्स्ट है, एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा जगत में टूटी हड्डी के चित्र लेने, फेफड़ों में उत्पन्न विकारों का पता लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो नाभिक से बाहर होता है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात करते हैं आगे, एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान, दोस्तों जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती हैं, वो कहलाते हैं समस्थानिक या आइसोटॉप्स कहलाते हैं। आगे देखते हैं, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो भिन्न भिन्न होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, इनको बोलते हैं समभारक यानी आइसोबॉन्ड। तो दोस्तों, समस्थानिक और समभारक, इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन ना हो तो आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 अणु का परमाणु होता है। ये 1 मोल के बराबर होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुओं में विद्युत ऋणात्मक होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन जो कि 78%, ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है, श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप 30 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप होता है 260 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीजन एक रंगीन है, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। ऑक्सीजन दोस्तों ये तो रंगहीन भी होती है, गंधहीन और स्वादहीन, ये इसका नेचर होता है। नेक्स्ट है, गंधक का उपयोग यानी सल्फर का उपयोग बारूद, आतिशबाजी और दियसलाई बनाने में होता है। बात नेक्स्ट देखते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का मुख्य संगठक नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। दोस्तों, जो एलपीजी गैस हमारे घर में सिलेंडर होते हैं, इसका मुख्य संगठक होता है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट देखते हैं, हीरे का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। दोस्तों, अधातुओं में सबसे ज़्यादा गलनांक हीरे का ही होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस में नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भाप अंगार गैस या इसको जल गैस या इसको वाटर गैस बोलेंगे। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाता है। नेक्स्ट है, केसिन दूध में पाए जाने वाली केसिन दूध में पाए जाने वाली प्रोटीन है। नेक्स्ट है, साइट्रिक अम्ल नींबू तथा संतरों में पाया जाता है। ये साइट्रिक अम्ल नींबू तथा संतरों दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, जिसका सूत्र होता है CaOCl2, जिसको व्यंजक चूर्ण भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, मशीनों में स्नेह के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। नेक्स्ट है, एथिलीन गैस का प्रयोग पॉलीथीन बनाने में होता है। तो पॉलीथीन जो कि एक बहुलक है या पॉलीमर है, इसका मोनोमर होता है एथिलीन गैस। नेक्स्ट देखते हैं, आयरन यानी लोहा पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वनीकरण कहलाता है। गैल्वनाइजेशन भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। नेक्स्ट देखते हैं, भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड यानी D2O को भारी जल कहते हैं। भारी जल का दोस्तों सूत्र होता है D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन बम
नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। दोस्तों जो हाइड्रोजन बम होता है ये नाभिकीय संलयन पर अभिक्रिया पर आधारित होता है। और वही बात करते हैं परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर आधारित होता है। दोस्तों इन दोनों में आपको अंतर याद रखना ना। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला देखते हैं हम। अगला बात करते हैं तो दूध खट्टा लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। दूध खट्टा किस अम्ल के कारण होगा? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। आगे देखते हैं नियॉन गैस का प्रयोग ट्यूबों के ऊपर में विज्ञापन चिन्हों के रूप में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का एक जटिल द्रव मिश्रण है। नेक्स्ट देखते हैं रियोन सेलुलोज से बना संश्लेषित सिल्क है। दोस्तों रियोन जो सेलुलोज से बना होता है लेकिन ये संश्लेषित सिल्क है यानी मानव निर्मित है। नेक्स्ट है सिलिकॉन जो कि अधातु है का प्रयोग कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में इसका उपयोग होता है। कंप्यूटर की जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में सिलिकॉन का ही उपयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक दोस्तों हीरे का ही होता है। नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। तो दोस्तों हीरा किसके कारण चमकेगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा यानी टोटल इंटरफेरेशन रिफ्लेक्शन होता है इसमें। आगे देखते हैं प्लेटिनियम सबसे कठोर धातु होती है। दोस्तों धातुओं में सबसे कठोर धातु होती है प्लेटिनियम, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं प्लेटिनियम को सफ़ेद स्वर्ण भी कहा जाता है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण तथा ग्रहण करने की प्रक्रिया अपकरण कहलाती है। आगे देखते हैं आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। तो दोस्तों आतिशबाजी में जो आतिशबाजी होती है इसमें हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। और भाई बात करें लाल रंग किसके कारण होता है? ये लाल रंग स्ट्रॉन्शियम के कारण होता है। और पीला रंग किसके कारण होता है? सोडियम के कारण होता है। और वहीं बात करें सफ़ेद रंग एल्यूमिनियम के कारण होता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों आतिशबाजी में। नेक्स्ट देखते हैं दिया सलाई में लाल फास्फोरस लेपित होता है। दोस्तों ये माचिस होती हैं, इनमें जो अपन माचिस जलाते हैं तो इसमें लाल फास्फोरस ही होता है। नेक्स्ट है रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाली अक्रिय गैस है। तो दोस्तों ये रेडॉन गैस है वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाले एक निष्क्रिय या अक्रिय गैस, इसको नोबल गैस ही बोलते हैं। ये रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। भाई आगे देखते हैं रेडॉन गैसीय तत्व में सबसे भारी होती है। सभी गैसों में जो भारी गैस कौन सी होगी? रेडॉन गैस होती है। आगे देखते हैं दलहनी पौधों की जड़ों में राइबोजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। इससे ही नाइट्रोजन का स्थितीकरण होता है। दोस्तों ये दलहनी पौधों में ये पाए जाते हैं जीवाणु राइबोजोबियम। नेक्स्ट देखते हैं फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं गुब्बारों को भरने में हीलियम गैस का प्रयोग होता है। तो दोस्तों गुब्बारे को भरने में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, इसमें हीलियम गैस भरी जाती है। आगे देखते हैं वहीं नॉन स्टिक बर्तन के ऊपरी परत टेफ्लॉन का बना होता है। जो नॉन स्टिक जिसमें तेल नहीं चिपकता है ये टेफ्लॉन का बना होता है। आगे बात करते हैं लैंपों तथा ट्यूबों में नियॉन गैस भरी जाती है। तो लैंपों ट्यूबों में ये किस गैस का कौन सी गैस होती है? नियॉन गैस होती है। आगे देखते हैं जल की अस्थायी कठोरता, उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण के घुले रहने के कारण होती है। ये अस्थायी कठोरता इनके कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के लवण के घुले रहने के कारण होती है। वहीं आगे देखते हैं जल की स्थायी कठोरता, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड। ये ध्यान रखना दोस्तों स्थायी कठोरता किसकी वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड आदि के लवणों के घुले रहने के कारण होती है। आगे देखते हैं दोस्तों पानी की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 का उपयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3.10H2O। तो दोस्तों इसकी स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों सोना और चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों
एक एक्वा रेजिया होता है जो एक्वा रेजिया सोना और चांदी जैसे धातुओं को गला देता है, और इसमें होता है HCl और नाइट्रिक अम्ल, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ये होता है। और वैसे इसमें दिया है नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। तो दोस्तों विद्युत इसमें करंट बहाया जा सकता है, सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। लेकिन चांदी के हम तार नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि चांदी बहुत महंगी होती है दोस्तों, इसलिए एल्यूमिनियम और कॉपर के तार ही बनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। ये इस गैस से व्यक्ति हंसने लगता है, इस गैस को सूंघ लेता है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में सिल्वर आयोडाइड को लाया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा फिल्मों में वर्षा होती है, तो वर्षा होती है दोस्तों, इसके ये सिल्वर आयोडाइड की वजह से ही कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। फिल्में वगैरह आपने देखी होंगी, तो ये सिल्वर आयोडाइड के माध्यम से इसमें कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना कितने का होता है? 24 कैरेट का होता है। और वैसे दोस्तों ये शुद्ध सोना तो मुलायम होता है, वहीं बात करें तो हमारे जो आभूषण के लिए जो सोना होता है ये 22 कैरेट का होता है दोस्तों। इसमें क्या है, थोड़ी मात्रा में या तो कॉपर या चांदी मिलाई जाती है, तो ये 22 कैरेट का होता है। वैसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अम्ल वर्षा में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसों के वायु में रहने के कारण होती है। तो दोस्तों अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होने के कारण होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, लोहा का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। तो दोस्तों सबसे शुद्धतम रूप ये कौन सा होता है? पिटवा लोहा होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अब आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं, क्वार्ट्ज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन दो तत्व होते हैं। तो क्वार्ट्ज में कौन से तत्व होंगे दोस्तों? सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ये दोनों तत्व क्वार्ट्ज में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, कार्बन के दो मुख्य अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। दोस्तों ये कार्बन के दोनों अपर रूप होते हैं, हीरा, और ये सबसे पृथ्वी का सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा ही होता है। और वहीं ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट भले ही अधातु है, लेकिन दोस्तों इसमें करंट बहाई जा सकती है, यानी ये विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट, आपको याद रखना ना। नेक्स्ट देखते हैं, हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। तो ताप और विद्युत, ना तो इसमें करंट बहाया जा सकता है, तो ना तो ये गर्म होता है, ये हीरा होता है। आगे देखते हो दोस्तों, शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। दोस्तों आप शुद्ध हीरा की पहचान करेंगे तो ये कैसा होता है? पारदर्शक और रंगहीन, यानी कोई रंग नहीं होता शुद्ध हीरे का। आगे देखते हैं दोस्तों, प्राकृतिक रबर आइसोप्रोपीन का बहुलक होता है। तो प्राकृतिक रबर होगी आइसोप्रोपीन की बहुलक। आगे देखते हैं दोस्तों, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। यानी रबर को, जो प्राकृतिक रबर को ज़्यादा मजबूत बनाना है और ज़्यादा प्रत्यास्थ, तो इलास्टिसिटी बनाना है, तो इसमें सल्फर को मिलाया जाता है, इसी को अपन वल्कनाइजेशन बोलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, यानी 96% ये कार्बन होता है। आगे बात करते हैं, नायलॉन मानव निर्मित संश्लेषित किया गया पहला रेशा था। तो मानव द्वारा बनाया गया सबसे पहला रेशा कौन सा था? नायलॉन। आगे देखते हैं, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। तो शुद्ध जल का pH मान दोस्तों 7 होता है, यानी यह उदासीन होता है, यानी ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। तो दोस्तों धातुओं में सबसे हल्की धातु होगी लिथियम। आगे देखते हैं, लेड संचालक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। तो दोस्तों बैटरियों में अधिकतर देखा होगा आपने, इसमें सल्फ्यूरिक, जो ट्रैक्टर की बैटरियाँ या बसों की बैटरियाँ होती हैं, इनमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों ये गैस होती है, इसका काम ही होता है आग बुझाने के लिए। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं दोस्तों, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। तो शुद्ध जल का pH मान दोस्तों 7 होता है, तो ना तो ये अम्लीय होगा, तो फिर ये कुचालक ही होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, हड्डियां एवं दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। हड्डियों में और दांतों में कौन सा तत्व पाया जाएगा? कैल्शियम। आगे बात करते हैं, लोहे में जंग लगने के लिए उत्तरदायी ऑक्सीजन
एवं नमी होती है। तो दोस्तों लोहे में जंग किस वजह से लगती है? ऑक्सीजन के कारण और नमी के कारण लगती है। इस वजह से लोहे का भार भी बढ़ जाता है और ये लाल भूरे रंग का हो जाता है और यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है दोस्तों। यह दोस्तों एसिटिलीन गैस का जो कच्चे फल होते हैं इसका उपयोग मतलब इन कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। जैसे दोस्तों केला है, केला को कच्चे तोड़ लिया जाता है, फिर उसको पकाया जाता है, कारपेट के माध्यम से पकाया जाता है। तो ये एसिटिलीन गैस का प्रयोग इसमें कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। यानी फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए यदि स्थायीकरण करना है तो उसका सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है और वहीं फोटोग्राफी में सोडियम सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फास्फोरस हवा में जल उठता है, इसी कारण इसे जल में डुबा कर रखा जाता है। तो दोस्तों फास्फोरस ये हवा में और जल में क्या होता है, जल जाता है। तो इसकी इसी को कारण ये हवा में जल जाता है, इसी के कारण इसे जल में डुबो कर रखा जाता है, इसको जल में जाता है। आगे देखते हैं, कोल गैस मुख्यतः हाइड्रोजन व मीथेन का मिश्रण होती है। तो जो कोल गैस होती है किसका मिश्रण होती है? हाइड्रोजन व मीथेन का मिश्रण कोल गैस होती है। तो इसमें हाइड्रोजन व मीथेन होता है। आगे देखते हैं, क्लोरीन गैस फूल का रंग उड़ा देती है। तो दोस्तों ये क्लोरीन गैस होती है, ये फूलों का रंग, कोई सा भी रंग होगा फूलों में, ये सभी रंगों को क्लोरीन गैस उड़ा देती है। आगे देखते हैं, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। जो कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाए जाएंगे इसमें एथिल एसीटेट का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। दोस्तों इसको मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को, क्योंकि ये दलदली भूमि पर होती है और साथ साथ में इसको ये जब धान उगाते हैं तो धान में भी ये मीथेन गैस ही होती है, इसलिए इसको मार्स गैस कहा जाता है। आगे देखते हैं, भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक व ट्रेसर के रूप में किया जाता है। ये भारी जल का उपयोग हम पहले कर चुके हैं। इसका भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो इसका उपयोग न्यूट्रॉन मंदक एवं ट्रेसर के रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, बर्तन में कलई करने में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों बर्तनों के कलई करने में किसका प्रयोग करेंगे? अमोनियम क्लोराइड का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, मतलब पानी कितने टेम्परेचर पर उबलता है। तो पानी का क्वथनांक होता है दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना शुरू हो जाता है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है। बात करते हैं दोस्तों आगे, परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस ये परम शून्य तापमान है, मतलब इससे नीचे तापमान हो ही नहीं सकता। तो परम शून्य तापमान होता है, यानी 0 डिग्री केल्विन भी होता है इसका मान। तो या तो 0 डिग्री केल्विन बोल दें या -273 डिग्री सेल्सियस बोल दें, इतना होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इत्र का सुगंध विसरण के कारण फैलता है। मतलब जो सुगंध इत्र जो फैलता है, अपन ने किसी व्यक्ति ने देखा हो, किसी व्यक्ति ने इत्र लगाई है, सेंट लगाई, तो दूसरे व्यक्ति को पता चलता है इस व्यक्ति ने सेंट लगाई है। तो ये किसके कारण होता है? ये विसरण के कारण होता है, क्योंकि गैसों का जो फैलाव होता है ये विसरण के कारण ही होता है। तो इस वजह से सुगंध विसरण के कारण फैलती है। आगे देखते हैं, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो जो बाह्यतम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, इसको ही अपन क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये। आगे देखते हैं, अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों अक्रिय गैस होती है इसकी बाह्यतम कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये नोबल गैस कहा जाती हैं, क्योंकि इनके बाह्यतम कक्ष ये पूरे फुल होते हैं। इसका कोई बाह्यतम कक्ष मतलब खाली नहीं होता, मतलब पूरे बाह्यतम कक्ष भरे होते हैं, या तो 2 होना चाहिए 8 होना चाहिए। आगे देखते हैं, जंग लगना ऑक्सीकरण की घटना है। तो जंग लगना एक क्या है? ऑक्सीकरण की घटना है। जैसे लोहे पर जंग लग जाती है तो लोहे का भी क्या हो, आयरन का भी ये ऑक्सीकरण हो जाता है। आगे देखते हैं, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 7, यानी जो पंक्तियों में होते हैं, यानी
पंक्तियों में इनकी पंक्तियाँ कितनी होती हैं, 7 होती है, यानी ये पीरियड कितने होते हैं, 7। और भाई ग्रुप की बात करें तो ग्रुप होते हैं दोस्तों 18। ये आपको याद रखना है ना, क्वेश्चन बनते हैं इससे भी। आगे देखते हैं दोस्तों, आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को आवर्त तथा उदग्र कतारों को वर्ग कहा जाता है ना। तो क्षैतिज कतारों को आवर्त कहा जाएगा, और जो कॉलम में होते हैं मतलब जो रो में होते हैं उनको आवर्त बोलते हैं यानी पीरियड बोलते हैं, और जो ग्रुप में होते हैं उनको वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप में होते हैं उनको वर्ग बोलेंगे, ग्रुप या कॉलम में होते हैं उनको वर्ग कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा, 7, यानी ना तो ये अम्लीय होता है ना तो ये क्षारीय होता है, तो इसका पीएच मान 7 होता है, यानी न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। आगे देखते हैं, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो जो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा, 7 से कम, और जो क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से 14 के बीच में होता है। तो बता दें दोस्तों, जो पीएच स्केल होता है इसका रेंज होती है 0 से लेकर 14 तक। तो इस जो अम्ल होते हैं वो 0 से लेकर 7 तक का जो पीएच मान होगा वो अम्ल के अंडर में आते हैं, और जो 7 से अधिक और 14 के बीच में होता है वो इनका पीएच मान अगर 7 से 14 के बीच में होता है वो क्षारक होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारा पहले पेज का क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, ऐसे ही केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों। धन्यवाद।